हेलो एवरीवन, आइए शुरुआत करते हैं क्लास 11 एजी मैथ भारत भारती। इसमें पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 20 का सांख्यिकी में चैप्टर 20 देखा, जिसमें उसका डिफिनीशन और आंकड़े कैसे होते हैं, उनके क्या प्रकार हैं, वो सब हम लोग देखें। चैप्टर 21 में आज हम लोग देखेंगे कि आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं और उन आंकड़ों में जो प्रकार है उसमें विस्तृत अध्ययन हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आंकड़ों से। आंकड़े जैसे पिछले चैप्टर में हम लोग देखे चैप्टर 20 में कि आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। एक प्राथमिक आंकड़े, प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा में क्या होता है कि अन्वेषक यानी इन्वेस्टिगेटर जो होता है, जो जिसको पूरा रिपोर्ट तैयार करना होता है, वो स्वयं जा कर के जहाँ का आंकड़ा उसको कलेक्ट करना होता है, जहाँ का रिपोर्ट बनाना होता है, वो वहाँ पर स्वयं जाता है। वहाँ से स्वयं डाटा इकट्ठा करके तब जा कर के उसको एक जगह इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है, फिर उसके बाद वो रिपोर्ट तैयार करता है। तो उसको कहते हैं प्राथमिक आंकड़े। और दूसरा है गौण आंकड़े या सेकेंडरी या उसको द्वितीयक भी कह सकते हैं। सेकेंडरी डाटा में क्या होता है कि इसमें जो प्राइमरी डाटा में कलेक्शन हुआ है, जो रिपोर्ट तैयार हुआ है, उसका वो यूज़ कर लेते हैं। पहले से तैयार डाटा का यूज जिसमें किया जाता है उसको गौण आंकड़े या सेकेंडरी डाटा या द्वितीयक डाटा भी कह सकते हैं। तो अब इसके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करें। प्राइमरी डाटा, जो प्राथमिक आंकड़े हैं, वो कैसे कैसे तैयार होते हैं, उनके तैयार करने की क्या विधियां हैं। तो प्राथमिक आंकड़ों के संग्रह करने की विधियां, तो 5 विधियां हैं। 5 विधियां में पहला है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्वेषण। प्रत्यक्ष मतलब एकदम सामने सामने जो दिख रहा है, और व्यक्तिगत मतलब स्वयं। अन्वेषण का मतलब कि जो रिपोर्ट तैयार कर रहा है इन्वेस्टिगेटर, वो स्वयं जाता है और बारी बारी से सबसे जानकारी को इकट्ठा करता है। तो वो हो गया प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्वेषण। अन्वेषक स्वयं एकत्र करता है डाटा को। दूसरा है परोक्ष मौखिक अन्वेषण। इसमें क्या होता है ना कि जब डाटा कलेक्शन का फील्ड बहुत बड़ा होता है, क्षेत्र जब बहुत बड़ा होता है, तो हर व्यक्ति से संपर्क कर पाना संभव नहीं है। तो ऐसे में क्या करता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है, जो अन्वेषक होता है, वो कमेटी बना देता है। कई लोगों का एक समूह बना देता है और सबको जिम्मेदारी सौंप देता है कि आप ये काम कर दीजिए, आप ये काम कर दीजिए, आप ये काम कर दीजिए। और फिर सबका क्या करता है, सारे लोगों का काम एक जगह इकट्ठा होता है और वो डाटा जो है उसको यूज़ कर लेता है। हाँ, आता है प्राइमरी में ही, क्योंकि इसमें स्वयं प्रयास करके डाटा को इकट्ठा किया जा रहा है। उस अन्वेषक को कहीं से डाटा बना का बनाया नहीं मिल रहा है। भले ही उसने कमेटी गठित कर दी, कई लोगों को जिम्मेदारी सौंप दी, लेकिन वो पहली बार सब हो रहा है, इसलिए वो प्राइमरी डाटा में ही आएगा। तीसरा है स्थानीय स्रोतों द्वारा सूचनाएं। जैसे सरकार को अगर आज ये पता करना हो कि आज मंडियों में चावल का दाम क्या रहा, तो वो एक मंडी से दाम नहीं इकट्ठा करता है। एक मंडी से हो सकता है कि वहाँ पर स्थानीय प्रभाव के कारण, लोकेलिटी का जो असर है उसके कारण हो सकता है कि दाम में ऊंच नीच हो। तो फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, ऐसी बहुत से मंडियों का दाम पता करके एक अनुमान निकालते हैं कि आज मंडी में चावल का भाव ये रहा। ये भी प्राइमरी डाटा हुआ। सरकार ने एक तरह से कमेटी का गठन करके, यानी कि मंडियों में हर व्यक्ति को एक काम, हर व्यक्ति को मंडियों में कह दिया कि आप मंडियों से
आप इस मंडी से चावल का दाम पता करिए, आप इस मंडी से चावल का दाम पता करिए, सबको काम सौंप दिया गया। और वो व्यक्ति क्या किए, मंडियों में जा कर के वहाँ के चावल का दाम पता कर लिए। और सभी मंडियों का जब डाटा एक जगह इकट्ठा हो गया तो उसमें से चावल का उस दिन का भाव निकल कर के सामने आया और सरकार उसको घोषित करती है कि आज चावल का दाम ये रहा, दाल का दाम ये रहा। ठीक, तो ये हो गया स्थानीय स्रोतों द्वारा सूचनाएं। और सूचना देने वालों से भरी अनुसूचियों द्वारा अन्वेषण, ये और भी व्यापक होता है। ये पूरे देश के स्तर पर होता है। जैसे सरकार को इनकम टैक्स के बारे में ब्यौरा लेना हो, ये पता करना हो कि जो इनकम टैक्स पेयर हैं, जो इनकम टैक्स जो आयकर देते हैं, वो कितना कितना आय दे रहे हैं, तो वो क्या करता है ना कि अब प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर के उसका आय तो आयकर पूछ नहीं सकता है कि आपका आयकर कितना बन रहा है, आपका आयकर कितना बन रहा है। वो क्या करता है ना, एक प्रोफार्मा दे देगा और कहेगा, जो भी आयकर दाता है उससे कहेगा कि आप इसको भर करके आप स्वयं बताइए कि आपका कितना टैक्स बना। ठीक है ना, इसमें वो प्रोफार्मा भरता है, इनकम टैक्स देने वाला प्रोफार्मा भरता है, भर करके उसको जमा करता है और सरकार के पास पूरा कलेक्ट हो गया। डाटा प्राइमरी डाटा ही है, पहली बार हो रहा है, पहली बार ही डाटा कलेक्शन हो रहा है, इसलिए ये प्राइमरी डाटा हो गया। गणनाकारों द्वारा भरी अनुसूचियों द्वारा अन्वेषण, इसमें क्या करते हैं ना, जनसंख्या वगैरह का जब गणना करना होता है, जब उसका डाटा इकट्ठा करना होता है, तो ये बहुत व्यापक रूप में होता है। अब हम लोग ये जान लें कि अनुसूचियाँ जो शेड्यूल्ड कहते हैं, इसको जो शेड्यूल्ड होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो जो हम जैसे डाटा मांगा जाता है वो 2 प्रकार का होता है। जो अनुसूचियाँ होती हैं वो 2 प्रकार का होता है। पहला है प्रश्नावलियाँ, उसमें एक शीट दे दिया जाएगा, एक प्रोफार्मा दे दिया जाएगा जिसमें कुछ क्वेश्चन होंगे, वो सिर्फ पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन को सिर्फ पूछा जाएगा और उसका आंसर दूसरी जगह कहीं लिखा जाएगा। उस प्रश्नावली में उत्तर लिखने के लिए कोई जगह नहीं होगी। जबकि कोरी फॉर्म में यहाँ पर जब प्रश्न रहेगा और उसका आंसर देने का जगह भी रहेगा, उत्तर देने का जगह भी रहेगा। तो ये जिससे डाटा कलेक्ट करना है उसको दे दिया जाएगा प्रश्न, वो क्या होगा, उसका उत्तर लिखेगा, लिख करके जमा करेगा। और इसमें उस संबंधित व्यक्ति से क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो जो बताएगा उस तरह उसका जो है आंसर कहीं दूसरी जगह लिखा जाएगा। तो ये हो गया, अनुसूचियाँ 2 प्रकार की होती हैं। ये तो अभी तक हम लोग जो किए वो सिर्फ प्राइमरी डाटा के बारे में हुआ, प्राथमिक आंकड़े। सेकेंडरी या गौण आंकड़े जो है उसके बारे में अगर कहीं अध्ययन करें तो गौण आंकड़े की केवल एक विधि, मुख्य रूप से एक विधि है कि प्राइमरी डाटों को लेकर के उसको संग्रह करके जो अलग से डाटा बनाया जाता है उसी को गौण आंकड़े या सेकेंडरी डाटा कहा जाता है। संग्रहित आंकड़ों का संपादन, एंडिंग ऑफ कलेक्टेड डाटा, इसमें क्या होता है भाई, देखिए डाटा चाहे अकेले कोई व्यक्ति जा कर के इकट्ठा करे या कमेटी के थ्रू इकट्ठा करे या किसी से क्वेश्चन पूछ करके इकट्ठा करे, कुछ न कुछ उसमें थोड़ी बहुत त्रुटि रह ही जाती है, थोड़ी बहुत कमियां रह ही जाती हैं। तो क्या करना है कि जितने भी डाटा इकट्ठे हुए हैं सबको थॉरोली उसका स्टडी कर लिया जाता है, अध्ययन कर लिया जाता है, और जहाँ पर कहीं कुछ कमी लगती है उसको दूर करके तब फिर उसका जो है संपादन किया जाता है, उसका एंडिंग किया जाता है कि हाँ ये फाइनल हो गया। ठीक है, इस चैप्टर नेम है, हम छूट गया था। तो ये तो हो गया डाटा कलेक्शन। अब उसके बाद उसका टेबुलेशन, उसका
सारणीयन कैसे करेंगे, जो डाटा है उसको सारणीबद्ध कैसे करेंगे, सारणी में कैसे प्रदर्शित करेंगे, उसको हम लोग 3 तरह से, सरल, द्वितीयक और बहुगुण, मतलब कई डाटा। इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट जो है, जैसे आंकड़ों का संग्रह तथा सारणीयन। आंकड़ों का संग्रह हम लोग देख लिए। सारणीयन में है 3 प्रकार का हम टेबुलेशन करते हैं। डाटा कलेक्शन हो गया, फिर जब उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो उसमें टेबुलेशन भी आता है। टेबुलेशन में पहला है सरल सारणियाँ, सिंपल टेबल्स। उसमें क्या करेंगे, जैसे वर्ष 1921, 1931, 1941 में जनसंख्या 25 करोड़ों में दिया है, 25 करोड़, 1931 में इतना करोड़ और 41 में 31.69 करोड़ था। ये सिंपल टेबल हुआ कि इस साल में इतनी जनसंख्या। अब उसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे और उसको क्लेरिफाई करेंगे, तो सेकेंड आता है द्विगुण सारणियाँ। द्विगुण सारणियाँ में क्या होता है, 2 डाटा एक साथ चलते हैं, 2 तरह के डाटा एक साथ चलते हैं। इसमें क्या है, जैसे देखिए वर्ष 1931, 1921, 31, 41 में जनसंख्या करोड़ में ही है, उसमें पुरुष की कितनी है, स्त्रियों की कितनी है, सब अलग अलग कर दिया। इस बार इसको अलग अलग कर दिया, तो इनका टोटल करेंगे तो इतना आएगा, लेकिन ये पुरुष कितने हैं, स्त्रियां कितनी हैं, उसको अलग अलग कर लिया। तो ये हो गया द्विगुण सारणियाँ। क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल दिया है, यहाँ पे योगफल होगा। योगफल होगा। ये हो गया। अब हो गया बहुगुण सारणियाँ। थर्ड है बहुगुण सारणियाँ, मैनीफोल्ड टेबल्स। इसमें डबल टेबल्स था, अब इसमें और उसको विस्तृत किया जाएगा और उसको एक्सपेंड किया जाएगा। अब इस बार क्या है, वर्ष तो दिया ही है वो 21, 31 और 41, उसमें पुरुष और स्त्रियों को अलग अलग, जैसे पुरुष और स्त्रियां अलग अलग किया गया। अब इस पुरुष में कैटेगराइज किया जाएगा, स्त्रियों में कैटेगराइज किया जाएगा। तो अब पुरुष में जैसे शिक्षित और शिक्षित, उनका टोटल कितना है, तो पुरुषों में शिक्षित जो है ये करोड़ में है, ये करोड़ में है। सो टोटल करोड़ लिखा नहीं है, इसमें एक टेबल और ऊपर बनना चाहिए था, जनसंख्या करोड़ में, यहाँ पर एक टेबल और बनना चाहिए था। लिखेंगे जनसंख्या करोड़ में, और ये हो गया थर्ड। तो हाँ, अब इसमें जनसंख्या करोड़ में, तो उसमें जनसंख्या करोड़ में है तो पुरुष के बारे में थोड़ा सा डिटेल लेना है। तो उसमें शिक्षित कितने पुरुष हैं और शिक्षित कितने हैं और उनका टोटल कितना है। तो शिक्षित 1.70 करोड़, ये 11.18 करोड़, टोटल 12.88 है। पुरुष की देखिए ये जो संख्या है ना, वो यहाँ पे टोटल होनी चाहिए। 1931 में इतना है, वो होना चाहिए। 41 में जो है वो होना चाहिए। ये डिटेल हो गया पुरुष का। उसी तरह से स्त्रियों का, शिक्षित में 0.49 करोड़ है और अशिक्षित में 11.63 करोड़, और इनका टोटल 12.12 करोड़ ये है ना। उसी तरह 13.44, उसी तरह से 15.39 करोड़ ये हो गया। अब फिर उसके बाद कुल योग का मतलब कि पुरुष का टोटल ये और स्त्रियों का टोटल ये 12.88 और 12.12,
इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25। इसको कौन कौन है, ये और ये, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा। उसी तरह से इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। देखेंगे टोटल इससे मैच कर रहा है। इसी डाटा को एक्सपेंड कर रहे हैं। पहले ये ऐसे था, फिर उसके बाद और एक्सपेंड किया गया, फिर उसके बाद और एक्सपेंड किया गया। अब इसमें भी शिक्षित वाले में भी और कैटेगराइज किया जा सकता है। शिक्षित में ये पता किया जा सकता है कि कितने लोग कक्षा 5 तक पढ़े हैं, कितने लोग 8 तक पढ़े हैं, कितने लोग हाई स्कूल तक हैं, किसने इंटर किया है और ग्रेजुएशन पीजी, ये सब इसमें कैटेगराइज किया जा सकता है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 21 के लिए हम लोग देख लिए कि आंकड़ों का संग्रह, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राथमिक और गौण आंकड़ों के आधार पर उनका संग्रह कैसे कर सकते हैं वो देख लिए। और संग्रह करने के बाद जो डाटा होगा, जो उनका प्रेजेंटेशन होता है, उसमें टेबुलेशन कितने प्रकार से कर सकते हैं वो हम लोग देख लिए। तो इस चैप्टर के लिए इतना ही। इसमें ध्यान देना होता है टेबुलेशन के लिए कि इसका जो टाइटल होता है वो एकदम सही होना चाहिए। जैसे ये सब है ना, ये बता रहा है कि क्या है। ठीक।